नहीं नहीं दुश्मन लगा। Okay, guys, welcome back to Backbenchers Academy. #Mayank sir. और because my students have requested कि सर आप लाइव तो आ रहे हैं, पर हम लोग अगर कुछ रिवीजन करते हैं तो उसका वीडियो बना लेते हैं, which can also help. So today we are going to revise the CRIPS mission and the Quit India movement. हम लोग इस दोनों को रिवाइज करेंगे. Okay. तो सबसे पहले आपको इसमें यह समझना पड़ेगा व्हाट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. तुम लोग को याद होगा देयर वाज अ गवर्नमेंट ऑफ एक्ट इन 1919 आल्सो. तुम लोग आया जिसमें मॉन्टी क्या नाम है चैल्मस्फोर्ड रिफॉर्म्स आए थे. उसके बाद ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1935. ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एक्चुअली ब्रिटिश लोग बनाते हैं कि इंडिया को कैसे गवर्न करना है. ठीक है, इसके बारे में ये एक्ट आता है. तो जैसे उसका एम क्या था, एन एक्ट टू मेक फर्दर प्रोविजन फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इंडिया के लिए प्रोविजन करना कि इंडिया को कैसे चलाना है. ठीक है, टेरिटरीज तो जो ब्रिटिश कंट्रोल में है, जो ब्रिटिश के ऊपर जिसका डायरेक्ट राज है उसके ऊपर होगा. अच्छा, इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम, ऑफ कोर्स क्योंकि यूनाइटेड किंगडम इंडिया को रूल कर रहा था तो वो लोग ही करेंगे. ठीक है, तो इसको रॉयल एसेंट भी मिल गया 35 में, ये कमेंस भी हो गया 1935-7 में. लेकिन तुम लोग को इंपॉर्टेंट चीज का याद रखने का है कि 26 जनवरी 1950 तक, जब तक हम लोग ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट नहीं किया था, वी वर गवर्न्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. माने जो ब्रिटिश ने हम लोग के लिए लॉ बनाए थे हम उसी से चल रहे थे जब तक हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन को पास नहीं कर लिया. समझ में आ गया? क्लियर हो गया सबको? जैसे होता है ना, जब तक नई सरकार नहीं बनती, नया प्राइम मिनिस्टर नहीं आता, पुराना प्राइम मिनिस्टर गद्दी संभाल कर रखता है, सिमिलर लाइंस में जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आता, पुराने जो एक्ट है हम उसी को फॉलो कर रहे थे. ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का बैकग्राउंड क्या था? देयर वाज अ ग्रोइंग डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म इन इंडिया बाय द इंडियन लीडर्स. इंडियन लीडर्स बोल रहे थे कि भाई हमारा कुछ करिए, है ना, हमारा देश है, हम अपना देश को रूल करना चाहते हैं, आप लोग के ऊपर तो हम डिपेंड करेंगे. तो वो लोग और ब्रिटिशर लोग फंसे हुए भी थे, है ना. वाई? क्योंकि 1939 में वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उनको इंडिया का जरूरत था. ठीक है, तो वो लोग मानने को तैयार हो गया. India's support to Britain in the First World War also aided in British acknowledgement of the need of inclusion of more Indians in the administration of their own country. जब इंडिया वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटिश को हेल्प किया था तब भी ब्रिटिश ने बोला था कि हम आपको छोड़ देंगे, पर उन्होंने हमको छोड़ा नहीं. लेकिन उन्होंने एक चीज एक्नॉलेज की कि हमको इंडिया की जरूरत है. ठीक है, तो उन्होंने बोला कि अगर इंडिया चलाना है तो उसमें और इंडियंस होने चाहिए. ठीक है, ये मैं जल्दी जल्दी इसके लिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन आई जस्ट वांट टू गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ इनसाइट, जिससे आपको जब आगे पढ़ोगे तो समझ में आएगा. ठीक है, ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्टेड ऑफ 11 ब्रिटिश प्रोविंसेस सच ऑफ प्रिंसली स्टेट्स एक्सेडेड टू द एक्सेलरेशन फेडरेशन. अब उस जमाने में ना 11 ब्रिटिश प्रोविंस थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, 11 ब्रिटिश प्रोविंस थे, माने 11 जगह ब्रिटिश का रूल चल रहा था. ओके, ब्रिटिश रूलिंग इन 11 प्लेसेस, तो 11 जगह इलेक्शंस हुए थे. अभी ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी हम लोग आगे देखेंगे. ठीक है, बोला डायाची वाज स्वेप्ट असाइड टू बी रिप्लेस्ड बाय सिस्टम ऑफ रिस्पांसिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस. तो डायार्ची का पता मतलब ना डबल गवर्नमेंट, ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम को हमने हटा दिया था. ठीक है, पहले क्या था, एक रिस्पांसिबल गवर्नमेंट थी और एक रिस्पांसिबल गवर्नमेंट नहीं थी, तो ये सिस्टम को हमने हटा दिया था. अब हम कोशिश कर रहे थे डोमिनेंट स्टेटस लाने का, हम कोशिश कर रहे थे. ओके, तो ये सब कुछ बातें थी जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा. ओके, सो द वीडियो इज गेटिंग रिकॉर्डेड, सो आप लोग सब थोड़ा सा एकदम अच्छे से आंसर दीजिएगा वरना आप लोग का बुराई हो जाएगा. ओके, द वीडियो इज गेटिंग रिकॉर्डेड. ओके, तो ये देखो ये कितना इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है कि 1937 में 11 प्रोविंसेस थे जिसमें इलेक्शंस हुआ था. दो मेजर पार्टी कौन थी? कांग्रेस और मुस्लिम लीग, है ना, क्योंकि मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हो गया था. कांग्रेस तो ऑब्वियसली 1880-85 में थी कांग्रेस, तो दो मेजर पार्टी थी, मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस. ठीक है, आउट ऑफ 11 कांग्रेस हैड वन 8 मेजर इलेक्शंस, माने 8 जगह में कांग्रेस जीत गई, तो वो डोमिनेट कर रहे हैं, इसका मतलब कांग्रेस वाले, माने आउट ऑफ 11 8 जगह कांग्रेस का डोमिनेशन है. मुस्लिम लीग कहीं नहीं जीत रहा है. ठीक है, तो मुस्लिम लीग को तो खराब लगेगा ही ना, कि उनको लगा भाई हमारी पार्टी क्या कर रही है, तो हमारी पार्टी तो जीत नहीं रही, तो उनको इस बात से और ज्यादा प्रॉब्लम हो गया, जिसका बेनिफिट ब्रिटिशरों ने उठाया बाद में. ठीक है, तो तुम अगर यहाँ पे देखोगे तो मैंने लेफ्ट साइड में लिखा यूपी, बिहार, उड़ीसा, सेंट्रल प्रोविंसेस को हम लोग मध्य प्रदेश बोलते हैं, मद्रास, बॉम्बे, ठीक है, प्रेजेंट है महाराष्ट्र, सब जगह कांग्रेस जीत रहा है. असम में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो भी पाकिस्तान में है, कांग्रेस जीत रहा है. बंगाल में कोई नहीं जीत रहा, ना कांग्रेस जीत रहा है, ना मुस्लिम लीग जीत रहा है, कोई इंडिपेंडेंट पार्टी जीत रहा है, वो नॉन कांग्रेस कोलिशन है फजल हक के अंडर में. ठीक है, पंजाब में भी तुम देखिएगा यूनियन पार्टी टुक ओवर अंडर श्री सिकंदर हयात खान, और सिंध में भी द सिचुएशन रिमेन्ड फ्लूइड बिकॉज ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ पार्टी. फ्रेंड, सिंध में कोई प्रॉपर पार्टी नहीं थी, देयर वर मेनी पार्टीज. लेकिन मेजर सिनेरियो क्या है कि आउट ऑफ 11 8 प्लेसेस वेर रूल्ड बाय कांग्रेस. समझ में आ गया बात को?
मैंने तुम लोग को बहुत बार बोला है, जो हम लोग का वर्ल्ड वॉर 2 था वो हम लोग का ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था, इट वाज अ गेम चेंजर, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हो गया कि हमारा ये जब इंग्लैंड एक्चुअली रियलाइज्ड कि हाउ इंपॉर्टेंट इट इज इंडिया टू देम, ओके। During the Second World War, India was controlled by United Kingdom, with the British holding territories in India, including over 600 autonomous princely states. अब तुम देखो, इंडिया में 600 राज्य थे उस जमाने में, सोच के देखो, माने 600 राजा अलग है, वो इंडिया नहीं है, वो उनका खुद का कंट्री है। 600 कंट्री हो सकती थी इंडिया के अंदर में, ठीक है। तो इंडिया was controlled by United Kingdom with the British holding territories in India, including over 600 autonomous princely states. British occupied India officially declared war on Nazi Germany in September 1939. Now अब देखना, दो तरह का इंडिया है, एक इंडिया जिसको ब्रिटिश ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, विच इज अ मेजर पार्ट, और एक इंडिया वो है जहां पे प्रिंसली स्टेट्स है, ठीक है। तो प्रिंसली स्टेट्स वाज नॉट इन वॉर विद द व्हाट यू से द नाजी जर्मनी, द कंट्री विच वाज इन वॉर वाज द ब्रिटिश ऑक्यूपाइड इंडिया। माने जो इंडिया ब्रिटिश के कब्जे में था, उन लोग ने ब्रिटिश क्या नाम है, जर्मनी से वॉर कर दिया, ठीक है। नाउ द रोल ऑफ मुस्लिम लीग बिकम्स वेरी डाइसी. The Muslim League supported the British war effort with the largest and the most influential political party existing in India at the time. The Indian National Congress demanded independence before it would help Britain. अब यहां पर क्या हो रहा है, इंडिया की सबसे मेजर पार्टी कौन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इलेक्शन कौन जीत रहा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस बोल रही है हम लोग तब तक वॉर में नहीं जाएंगे जब तक आप लोग हमको इंडिपेंडेंस नहीं देंगे, पर मुस्लिम लीग क्या बोल रही है, हम आपको सपोर्ट करेंगे। नाउ दिस इज वेरी डाइसी, है ना। इंडिया ने क्लियर बोल दिया, जो कांग्रेस है जो कि इलेक्शन जीती है, उसने क्लियर बोला कि हम आपको तब तक सपोर्ट नहीं करेंगे जब तक आप हमको आजादी नहीं देते, या जब तक आप हमको रिटर्न कंसेंट नहीं देते कि आफ्टर द वॉर हम आपको डोमिनेंट स्टेटस देंगे। आप जब तक नहीं देंगे हम वॉर पे नहीं जाएंगे। लेकिन मुस्लिम लीग सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, वो लोग बोल रहा है ठीक है वी आर विथ यू। लंदन रिफ्यूज्ड व्हेन कांग्रेस अनाउंस्ड अ क्विट इंडिया कैंपेन इन अगस्त 1942। लंदन बोला हम कोई आजादी नहीं दे रहे हैं, ब्रिटेन बोला हम कोई आजादी नहीं दे रहे हैं, आपको हमको क्या नाम है सपोर्ट करना होगा, ठीक है। तो कांग्रेस अनाउंस अ क्विट इंडिया कैंपेन अगेंस्ट अगस्त 1942. टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ लीडर्स वर इंप्रिजन्ड बाय द ब्रिटिश फॉर द ड्यूरेशन। तो लंदन बोला कि हम आपको कोई आजादी नहीं देंगे, आपको हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। उसी दौरान क्या हो गया, अंडर द लीडरशिप ऑफ सुभाष चंद्र बोस, जापान सेट अप एन आर्मी ऑफ इंडियन पीओडब्ल्यूज नोन एज इंडियन नेशनल आर्मी। अब यहाँ पे एक और सिनेरियो हो रहा है। सुभाष चंद्र बोस जिनका विजन बहुत तगड़ा था, उनको समझ में आ गया था कि अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ और अगर जापान जर्मनी का साथ दिया तो जापान कैन अटैक इंडिया, है ना। तो और इनफैक्ट जापान इंडिया को अटैक करने के लिए आ भी गया था। तो जापान ने खाली इंडिया तक आने से पहले उसने बीच में बहुत सारी कंट्रीज को अटैक कर दिया था, और बहुत सारे इंडियंस जो, और क्योंकि उसने आयरलैंड को क्यों अटैक किया, क्योंकि वो सारे आयरलैंड इंग्लैंड के कब्जे में थे। जितने भी इंग्लैंड के एरिया थे जापान उस पर अटैक कर रहा था, और इंग्लैंड के एरिया में सोल्जर कौन थे, इंडियन सोल्जर्स थे। तो वो सारे सोल्जर्स को अपने अंडर में ले रहा था। समझ में आ रहा बात को? माने लेट मी ट्राई एंड एक्सप्लेन, वन सेकेंड। सपोज कर लो अगर मैं तुम लोग को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं कि इंडिया मान लो यहाँ है, ठीक है, इंडिया समवेयर है, ठीक है, इंडिया यहाँ है, और यहाँ पर तो रास्ते में बहुत सारे है ना आइलैंड्स, यहाँ पर थाईलैंड है, बहुत सारे यहाँ पे आइलैंड्स है। जापान अपना करीब यहाँ पर है, ठीक है, जापान अपना यहाँ से आ रहा है और वो ये सबको कब्जा करते करते आ रहा है, सबको कब्जा करते करते, और ये सारे जो आइलैंड है ना सब ब्रिटिश कैप्चर्ड है। तो वो ब्रिटिश से जीत रहा है वो नीचे, और उसको ब्रिटिश को कौन बचा रहा है, इंडियन के जो सोल्जर्स हैं वो लोग लड़ रहे हैं ब्रिटिश के लिए, क्योंकि ब्रिटिश के अंडर में थे वो लोग। तो वो सारे इंडियन सोल्जर्स को कैप्चर करता जा रहा है। नाउ यू नो व्हाट इज, स्वयं तुम इतना बड़ा वो किए हो, क्या नाम है, यौन किए हो, पूरा यूट्यूब में सब बच्चों ने देखा है, ठीक है। तो यू हैव बिकम फेमस नाउ, यू हैव बिकम लाइक अ काउ, ठीक है, अब सब तुमको काउ बोलेंगे, ओके। और कर ले ऐसे बड़ा है, तेरा मुंह नहीं लग रहा, गोमुख लग रहा है तेरा, ठीक है। नाउ टेल मी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीओडब्ल्यू, का मतलब क्या होता है? पीओडब्ल्यू का मतलब होता है प्रिजनर्स ऑफ वॉर। क्या मतलब होता है? प्रिजनर्स ऑफ वॉर का मतलब क्या होता है कि आपकी अगर सपोज कर लो आपकी किसी कंट्री के संग लड़ाई हो रही है, तो उस कंट्री के जो सोल्जर्स अगर आपने उनको कैप्चर कर लिया तो उसको हम लोग प्रिजनर्स ऑफ वॉर बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स को किसने कैप्चर करके रखा हुआ है यहाँ पे? जापान ने कैप्चर करके रखा है। तो सुभाष चंद्र बोस का क्या प्लान था? सुभाष चंद्र बोस ये बोले देखिए सर, आपका दुश्मन कौन? ब्रिटेन। हमारा दुश्मन कौन? ब्रिटेन, ठीक है। आपके पास जो सोल्जर है वो कौन है? इंडियन सोल्जर्स हैं। अगर वो इंडियन सोल्जर्स आपके लिए ब्रिटेन से लड़े तो आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? समझ में आ रहा है उनका फंडा?
क्या बोल रहे हैं, दुश्मन दुश्मन दोस्त, ठीक है। वो सुभाष चंद्र बोस जापान को ये बता रहे थे कि देखिए सर, आप इंडिया पे तो अटैक नहीं कर रहे, आप तो ब्रिटेन पे अटैक कर रहे हैं। हाँ, कोइंसिडेंटली इंडिया इज अंडर ब्रिटेन एट दिस मोमेंट, ठीक है। तो आप इंडिया पे अटैक कर रहे हो बिकॉज यू वांट टू डिस्ट्रॉय ब्रिटिश, ठीक है। लेकिन आप जो अटैक करोगे, आप किससे फाइट करोगे? इंडियन सोल्जर से फाइट करोगे, और आपके अंडर में जो सोल्जर है वो इंडियंस है। अगर इंडियन सोल्जर भी ब्रिटिश से फाइट करे तो आपको क्या प्रॉब्लम है? तो जापान बोला हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको तो ब्रिटेन को हराना है। तो बोला ठीक है, तो आपने जितने इंडियन सोल्जर्स को कैप्चर किया है, हम उसको लेकर एक आर्मी बनाएंगे जिसका नाम होगा इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है। वो आर्मी इंडिया में जाके ब्रिटिश से लड़ेगी, आपको कोई प्रॉब्लम? वो बोले हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको तो ब्रिटेन को हराना है। तो सुभाष चंद्र बोस का क्या था सोच? उनका सोच ये था कि अगर जापान इंडिया पे अटैक करेगा, तो अगर जापान ब्रिटिशर को हरा भी देगा तो जीतेगा कौन? जापान। तो इंडिया का क्या फायदा? इंडिया तो फिर भी गुलाम ही रहेगा, पहले ब्रिटिश का गुलाम था, फिर जापान का गुलाम हो जाएगा, इजंट इट? तो उन्होंने अच्छा आइडिया निकाला। उन्होंने बोला कि अगर हम अटैक करेंगे तो फिर इंडिया पे कैप्चर कौन करेगा? इंडिया ही करेगा, ठीक है। जापान का कंट्रीब्यूशन होगा, उनका कोऑपरेशन होगा, लेकिन फिर भी जापान हम पे डायरेक्टली तो वो क्या नाम है, रूल नहीं कर सकेगा ना। तो व्हाट डू यू थिंक, उनका आइडिया अच्छा था कि बुरा था? ब्रिलियंट आइडिया था उनका। उन्होंने एक्चुअली इंडिया को बचा लिया, ठीक है। नहीं तो इंडिया के ऊपर जापान अटैक करता और एक और रायता फैल जाता। समझ में आ रहा बात को? तो अब तुम देखो नीचे से जापान आ रहा है, ठीक है। तो जापान हैड वन कंसिडरेबल बैटल इन साउथ ईस्ट एशिया। ये लोग संघाई को जीत लिया इन्होंने, फिलीपींस को जीत लिया इन्होंने, मलेशिया को जीत लिया इन्होंने, बर्मा तक ये लोग आ गए। और बर्मा के बाद नेक्स्ट टारगेट क्या था? इंडिया, नियर असम, ठीक है। माइक बंद कर लो। नाउ इवेंट्स लीडिंग टू क्विट इंडिया मूवमेंट। अब क्विट इंडिया मूवमेंट क्यों हुआ, ठीक है। नाउ रेजिग्नेशन ऑफ द कांग्रेस मिनिस्टर्स। ये तुम लोग को मैं क्यों पढ़ा रहा था? कौन किसने जीता सबसे ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी, कौन जीता इलेक्शंस? कांग्रेस, ठीक है। तो सबसे लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी कौन है? कांग्रेस। तो देश में सबसे ज्यादा किसकी चलती है? कांग्रेस की। लेकिन जब ब्रिटेन वॉर में गया तो उनको कांग्रेस से परमिशन लेना चाहिए था कि नहीं लेना चाहिए था कि हम आपकी आर्मी यूज कर रहे हैं? पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। समझ में आया? उन्होंने इंडियन पॉलिटिकल, जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी कांग्रेस, उनसे बात ही नहीं की, और उन्होंने खुद ही इंडिया को बता दिया इंडिया इज ऑल्सो, माने अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिशर्स, इंडिया वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व इन वर्ल्ड वॉर 2। हम लोग तो ये मानते हैं ना कि हम लोग इन्वॉल्व नहीं थे वर्ल्ड वॉर 2 में, बट इनडायरेक्टली वी वर इन्वॉल्व, है ना। हमारे सोल्जर्स इन्वॉल्व थे वर्ल्ड वॉर 2 में बिकॉज ऑफ द ब्रिटिशर्स। समझ में आ रहा बात को? यस सर। ओके, नाउ द कांग्रेस वाज अपसेट। अपसेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अपसेट ज्यादा गुस्सा भी होना चाहिए कि भाई हमसे कैसे पूछ लिया आपने, बिना पूछे आप कैसे काम कर सकते हैं ये, ठीक है। The Congress was upset with the British government because they involved India into World War II without consulting Indian political heads. The Congress did not trust British promise and wanted a definite assurance that they will free India. ब्रिटिश बोला हाँ हाँ देख लेंगे यार, वॉर के बाद देख लेंगे, वॉर खत्म। और इंडिया बोला शट अप यार, इनफ, और बेवकूफ नहीं बनेंगे। एक बार बेवकूफ बने थे 1914 में, अब दोबारा बेवकूफ नहीं बनेंगे। आप हमको अश्योरेंस दीजिए कि आप हमको फ्री कब कर रहे हो। अगर आप हमको ये अश्योरेंस कर दोगे कि हम इस तारीख को आपको फ्री कर देंगे, देन वी विल हेल्प यू इन द वॉर। अदरवाइज हमारे लोग क्यों जाएंगे मरने के लिए? समझ में आ रहा है? व्हाई विल एन इंडियन सोल्जर गो एंड डाई इन यूरोप? टेल मी, दिस इज नॉट आवर बैटल। समझ में आ गया? सपोज कर लो उत्कर्ष, अनुरूप, स्वयं, तीनों मेरे बहुत ही अच्छे सोल्जर्स हैं, ठीक है। और उनको ब्रिटिश बोल रहा है कि आपको जाके ना उसके जर्मनी हिटलर के अगेंस्ट में लड़ना है। तो मेरे से बोल रहा है, हमसे पूछा भी नहीं, मेरे स्टूडेंट है, मेरे से पूछा भी नहीं, बोल रहा जाओ लड़ो। तुमको लगता है मैं अलाउ करूंगा लड़ने के लिए? नहीं। तो पागल है क्या? मेरे 3 बच्चे मैं क्यों दूं तेरे को बे? कहां ना तुम? तुम्हारा तुम सोच भी कैसे लिया? समझ में आ रहा बात को? तो इट इज दैट काइंड ऑफ केस। मैं अपने बच्चे क्यों दूंगा? अच्छा, अगर तुम मेरे को बोलोगे नहीं सर आप अपने बच्चे को दीजिए तो हम आपका पूरा इंडिया में इंस्टीट्यूट बनवा देंगे, अब हम सोच सकते हैं। लेकिन इट इज अ जोक। लेकिन मेजर कॉज क्या है? मेजर कॉज ये है कि वो बोल रहे कि हम इंडिया को आजादी दे देंगे। तो बोला अच्छा आजादी दे देंगे तो ठीक है, हमारी अगर सोल्जर्स फाइट कर रहे हैं, इट इज वर्थ फॉर इट ना, आजादी इज वर्थ, कि सब इंडियंस को फायदा होगा उससे, ठीक है। तो कांग्रेस ट्रस्ट नहीं करता था उनको। लेकिन मुस्लिम लीग दो वे वेरी हैप्पी टू सी कांग्रेस। अब कांग्रेस जो है वो ब्रिटिश से फॉल आउट हो गया, ठीक है। जब कांग्रेस ने इलेक्शन जीता तो मुस्लिम लीग को लगा कि कांग्रेस करीब आ गया ब्रिटिश की, है ना। लेकिन जब उनसे लड़ाई हो गई, जब वो उनको मना किया तो फॉल आउट हो गया, तो मुस्लिम लीग वाज वेरी हैप्पी,
ठीक है. They were very Time happy to see Congress alienate from the central legislature and provincial government. They even promised British help if they are sure that they will take no constitutional scheme without his approval. मुस्लिम लीग ने बोला कि अगर आप कोई कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज नहीं करेंगे, अगर आप किसी तरह से इंडिया को कोई एडवांटेज या कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज नहीं करेंगे, तब हम आपको हेल्प भी करेंगे. आप हमसे पुनः पूछे, हमारा फायदा के बिना कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज मत करिएगा. समझ में आ रहा बात को? अब सिचुएशन क्या हो गया है? सिचुएशन ये हो गया, इलेक्शन जीता है कांग्रेस, बट कांग्रेस इज नॉट वेरी हैप्पी, और कांग्रेस हैड डिसाइडेड कि वो ये माने यहां से रिजाइन कर देंगे, वो इस पार्लियामेंट स्ट्रक्चर से रिजाइन कर देंगे. ठीक है, तो कांग्रेस बहुत गुस्सा हो गया. तो भाई गुस्सा हो जाएगा कोई बच्चा तो उसको तो खुश करना पड़ेगा, उसको लॉलीपॉप देना होगा. नहीं देना होगा क्या? देना होगा, है ना. अब उत्कर्ष खुश दुखी हो जाता है, मम्मी बोलती है बेटा रुक जा, तेरे लिए पिज्जा मंगा रही हूँ, पढ़ ले 1 घंटा, है कि नहीं? तो ब्रिटिशर ने हम लोग को एक अगस्त ऑफर दिया 1940 का. ठीक है, अब तुम लोग से मेरा क्वेश्चन ये है, तुम लोग सब अपने आप को सोच लो कि तुम लोग सब इंडियन नेशनल कांग्रेस के हेड हो, तुम लोग सब असर्टिव कांग्रेस हो. ठीक है, सब लोग सोच लो, और मैं ब्रिटिशर हूँ. ये हो ही नहीं सकता कभी जिंदगी में, लेकिन चलो फॉर क्लास से भी कर लेते हैं. और मैं तुम लोग को ये ऑफर दे रहा हूँ, और तुम लोग सोचो तुम लोग को ये ऑफर चाहिए कि नहीं चाहिए. ठीक है, तो सबसे पहला ऑफर क्या दे रहे हैं, इसको हम लोग अगस्त ऑफर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इट केम इन अगस्त 1940, तो इसका नाम ही रख दिया अगस्त ऑफर. जैसे कोई लड़का जनवरी में बॉर्न हुआ, उसका नाम रख दिया जनवरी, फिर कोई फरवरी में बॉर्न हो तो फरवरी, तो ये अगस्त में ऑफर आया तो इसका नाम रख दिया अगस्त ऑफर. ठीक है, तो उन्होंने पहला ऑफर क्या दे रहे, देखो, promising the expansion of the executive council of the viceroy of India to include more Indians. बोला कि हमारा जो पार्लियामेंट होगा, जहां पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल तुम लोग को पता ही है, जैसे हम लोग का लोकसभा, ठीक है, वहां पर क्या नाम है, हम इंडियंस को ज्यादा रखेंगे, ब्रिटिशर कम होंगे. ये पहला ऑफर था. क्या लगता है तुम लोग को, एक्सेप्टेड और नॉन एक्सेप्टेड? एक्सेप्टेड. चलो सोचते हैं इसके बारे में, मोर इंडियंस, ठीक है, सोचते हैं. नंबर 2, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द एडवाइजरी वॉर काउंसिल, माने एक काउंसिल बैठाएंगे जो ये बोलेगा कि इंडिया को वॉर में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, इन्वॉल्व होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उसके लिए एक एडवाइजरी काउंसिल बैठाएंगे. अब उसमें ये लोगों ने ये नहीं बोला कि उसमें ब्रिटिशर कितने होंगे, इंडियन कितने होंगे. तो एक्सेप्टेड कि नॉन एक्सेप्टेड? नॉट एक्सेप्टेड. नॉट एक्सेप्टेड, कि भाई हमको पता ही नहीं है, दिस इज वेरी डाइसी, ये गलत भी हो सकता है. माने वो लोग बोल देगा नहीं जाना चाहिए, तो तुम तो ले जाएगा अनुरूप स्वयं और उत्कर्ष को ना. ठीक है, गिविंग फुल वेट टू माइनॉरिटी ऑफ ओपिनियन, बोले इंडिया में जो माइनॉरिटी की जो लोग हैं उनको थोड़ा सा ओपिनियन दिया, उनको माने वेटेज दिया जाएगा. एक्सेप्टेड कि नॉन एक्सेप्टेड? एक्सेप्टेड. चलो अच्छी बात है, दिया जाएगा एक्सेप्टेड. एंड द रिकॉग्निशन ऑफ इंडियन राइट्स टू फ्रेम देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, बोला इंडिया को राइट दिया जाएगा कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बना सके. ये तो चाहिए था, लेकिन हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे तो आप क्या कर रहे हैं, है ना. बोल रहा है अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी, आपका क्या, आप यहाँ क्या है भाई, आप हमारे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है. ठीक है, तो हु रिजेक्टेड द अगस्त ऑफर, है ना. द कांग्रेस वर्किंग कमिटी मीटिंग एट वार्धा ऑन 21 अगस्त 1940 इवेंचुअली रिजेक्टेड द ऑफर. कांग्रेस बोला हमको पसंद नहीं आया. सबसे पहला प्रॉब्लम तो वॉर काउंसिल का ही है, माने इनडायरेक्टली तुम हमको हमेशा वॉर में भेज देगा, तो वो क्लैरिटी नहीं है. ठीक है, तो उन्होंने बोला an asserted demand for complete freedom from the imperial power. Gandhi viewed at it having a widened the gulf between nationalist India and British India. गांधी जी तो बोले नहीं भाई, तुम लोग का कोई भी चीज का क्लैरिटी है नहीं, और तुम लोग झूठ बोलते हो, ये हमको पता है. ठीक है, इसी के लिए हमको ये रिजेक्शन नहीं. और तुमको पता है कांग्रेस में गांधी जी की बहुत चलती थी, जबकि कांग्रेस के कभी गांधी जी प्रेसिडेंट नहीं बने, पर गांधी जी जिसको चाहे प्रेसिडेंट बना सकते हैं, जिसको चाहे प्रेसिडेंट से हटा सकते हैं, उनकी चलती थी. पूरा कंट्रोल था इंडियन नेशनल कांग्रेस का गांधी जी का, है ना, उनके ऊपर पूरा कंट्रोल था गांधी जी का. ठीक है, तो गांधी जी ने इस बार चालू किया इंडिविजुअल सत्याग्रह. अब तुमको पता है 1922 में उन्होंने एक तो किया था कांड, मैंने कहने का मतलब उन्होंने बंद करा दिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो लोग गुस्सा थे उनसे. फिर 1930 में भी उन्होंने चालू किया तो लोग आए, लेकिन वो भी बंद हो गया. 1932 में भी बंद हो गया सिविल डिसोबीडियंस 2.0. तो गांधी जी बोले अब क्या करें, अब तो लोग नहीं आ रहे, तो उन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह चालू किया. बोला हर एक आदमी सत्याग्रह करेगा, एक आदमी भूख हड़ताल पे बैठेगा. ठीक है, तो उन्होंने बोला ठीक है. तो सबसे पहले तो यहाँ पर ऑन 1940 फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी हैड चोजन आचार्य विनोबा भावे. ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है. आचार्य विनोबा भावे जो है वो पहले बने इंडिविजुअल सत्याग्रही. ठीक है, ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट सत्याग्रह. इसको नोट कर लो, डॉक्टर आचार्य विनोबा भावे. ठीक है, उसके बाद जो सेकंड नंबर पे थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, उनको भी बैठा दिया, बोला बेटा तू भी बैठ.
प्रधानमंत्री बनना तेरे को, ठीक है बैठ। तो सबसे पहले कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। और सेकंड कौन थे? क्या नाम है? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब तुम लोग बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखो यहाँ पे, सेकंड वर्ल्ड वॉर कब चालू हुआ? 1939 में। ठीक है, और हम लोग ने अगस्त ऑफर कब रिजेक्ट कर दिया? 1940 में। तो यानी कि इसका मतलब वी आर इनटू द वॉर, है ना, वॉर में घुस गए हम लोग। और जर्मनी बजा रहा है बढ़िया से, याद रखना ये बात, मार रहा है ब्रिटिश को, मार मार के उनकी बैंड बजा दी हिटलर ने। माने इतना मारा कि फ्रांस के तो अंदर ही घुस गया, पेरिस में तो घुस गया जर्मनी। माने जो फ्रांस का जो मेन है, जो कैपिटल पेरिस, वहां घुस गया जर्मनी। समझ में गया? अंग्रेज ऐसे थर थर कांप रहे, अब मारेगा अब मारेगा, ये हाल है उनका। नहीं बात को, घुस गया जर्मनी। और 3 साल तक, 2.5 से 3 साल, स्टार्टिंग के जो 3 साल थे, जर्मनी ने बजाई अच्छे से रख के बैंड। ठीक है, अंग्रेजों की, हिटलर जय हो, क्योंकि अंग्रेजों को मारा सिर्फ इसके लिए, बाकी तो वो आदमी सही नहीं था, लेकिन अंग्रेजों की बैंड बजाई इसके लिए जय हो। ठीक है, तो भैया भागे भागे आए क्रिप्स भाई साहब इंडिया में 1942 में। क्यों आए? क्योंकि उनको अब चिप्स नहीं मिल रहा है, तो क्रिप्स आ गए हैं हमें चिप्स खिलाने। ठीक है, उनको हमारी जरूरत है, उनको चाहिए इंडिया की फौज, क्योंकि इंडिया की फौज अगर नहीं मिलेगी तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। उनके लोग तो पिट रहे हैं। ठीक है, चाइनीज लोग आए थे ना अभी, मार खा के गए, सकेंगे थोड़ी हमारे पंजाब और हरियाणा के लोग तो गाली दे दे के मार दे लोगों को, हाथ लगाने की जरूरत ही नहीं है ना, इतनी मोटी मोटी गाली दे के लोग का कान में से खून निकल जाए, तेरी वो कर करके मार दे कितने उनको तो, है कि नहीं? तो ये चाइनीज लोग क्या लड़ेगा हम लोग से, इन लोगों को तो गाली देना भी नहीं आता है कि नहीं? तो अब इनको इंडिया की जरूरत है कि मार रहा है वहां पे नाजी जर्मनी। ठीक है, तो क्रिप्स भाई साहब आ गए फटाफट इंडिया। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन वाज सेंट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन मार्च 1942 टू इंडिया विद द की ऑब्जेक्टिव टू सिक्योर इंडियन कोऑपरेशन एंड सपोर्ट फॉर द ब्रिटिश वॉरफेयर। मेन बोला पहले प्यार से बात करना, जैसे नहीं माने लात में गिर जाना। अगर बोले इंडियंस लोग कि गांधी जी का चप्पल साफ करना तो कर देना, क्योंकि हम लोग को सेना चाहिए, हमको वॉर एफर्ट में हेल्प चाहिए। तो सर स्टैंडर्ड क्रिप्स अपना चिप्स लेकर इंडिया आ गए। ठीक है, दिस मिशन sought to negotiate an agreement with the Indian leaders. Pressure from US प्रेसिडेंट रोजवेल्ट। अच्छा, यूएस भी ज्वाइन कर लिया है। अच्छा, यूएस बहुत चालू आदमी है ना, यूएस जानता है, यूएस इतने चालू है तो ब्रिटिश के ही खून ना, तो वो भी कम नहीं है। तुम्हारे उनके पिताजी ब्रिटिश ही थे, तो वो बहुत चालू है। वो बोला बेटा हम तुमको हेल्प करें, ठीक है, हम तुमको उससे बचाएं हिटलर से, और फिर तुम इंडिया पे राज करो और पावरफुल बनो, तो ये नहीं होगा, तुमको इंडिया को छोड़ना होगा, तुमको इंडिया का सपोर्ट चाहिए होगा। तो वहां से यूएस का प्रेसिडेंट भी बोल रहा जाइए ऑफर कीजिए। ब्रिटिश इंडिया को छोड़ना नहीं चाहते थे, मैं तुमको बता रहा हूँ, लास्ट मोमेंट तक नहीं चाहते थे, क्योंकि इंडिया में भाई मलाई है ना, क्यों छोड़ेंगे, इतना पैसा आ रहा है इंडिया से, तो छोड़ने का तो मन नहीं है उनको। तो प्रेशर आया यूएस प्रेसिडेंट रोजवेल्ट का भी। ठीक है, तो प्रपोजल ऑफ द क्रिप्स मिशन, सबसे पहले क्या है? सबसे पहले बोला हम आपको इंडियन डोमिनेंस स्टेटस दे देंगे। ठीक है, यू नो व्हाट इज द डोमिनेंस स्टेटस, कि आप अपना कंट्री को खुद रूल कर सकते हैं, तो हम आपको डोमिनेंस स्टेटस दे देंगे। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बना देंगे हम आपके लिए एक ठो। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूं क्योंकि टाइम थोड़ा कम है। A constituent assembly would be formed to frame a constitution for the country. A assembly would have members elected by the provincial assembly, also nominated by the prince. प्रिंस भी अपने मेंबर ला सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रिंसली स्टेट है, और इंडियंस भी अपना चला सकते हैं देश, हम छोड़ रहे हैं इंडियंस को। ठीक है, एनी प्रोविजन अनविलिंग। अच्छा, एक और बात बोला, कोई प्रोविजन जो इंडिया को ज्वाइन करना नहीं चाहता है वो अलग हो सकता है। मैंने यहाँ पर मुस्लिम लीग को एक ऑफर दे रहा है कि अगर आपको इंडिया में ज्वाइन नहीं होना है तो आप नहीं कर सकते। ठीक है, द ट्रांसफर ऑफ पावर एंड द राइट ऑफ माइनॉरिटी वुड बी सेफगार्डेड बाय नेगोशिएशन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट। बोल रहा है माइनॉरिटी को जो राइट्स मिलेंगे, ये कर रहा है बी आर अम्बेडकर को खुश, कि जो माइनॉरिटी को जो राइट्स देने हैं उसके बारे में बात कर लेंगे, जो उनको मिलना चाहिए हम उनको दिलवाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने यहां पर ये बोली कि द डिफेंस ऑफ इंडिया वुड बी कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश। वाह बेटा, तुम ही रहे हो दुनिया में सबसे होशियार आदमी ना। बोल रहा है तुम्हारा जो डिफेंस है वो हम रखेंगे, माने हम तुमको कॉन्स्टिट्यूशन देंगे, हम तुमको डोमिनेंस स्टेटस देंगे, हम तुमको अच्छा बनाएंगे, लेकिन उत्कर्ष स्वयं अनुरूप अभी ले जाएंगे, तो मयंक सर ले जाने देंगे। तुमको लग रहा हम इतने बड़े नहीं समझ रहा बात को। ठीक है, तो बोल रहा तुम्हारा डिफेंस आज से हमारा हुआ। तुमको लगता है हम ये बात मान लेंगे? नहीं सर, भाग यहां से सीधा, रुकना भी मत, नहीं तो तेरे को यही मार देंगे अभी। तो ऑब्वियसली क्रिप्स मिशन फेल होना ही था। The Cripps mission was rejected by the Congress because it did not grant any responsible cabinet government at the center. बोला कोई अभी गवर्नमेंट बना ही नहीं रहे हैं
और पता नहीं वॉर कब तक चलेगा। वॉर क्या 2 दिन में खत्म हो जाएगा? वॉर का कोई एंड है? और तुम जीतेगा कि नहीं जीतेगा, पता लगा हिटलर जीत गया तो क्या करेगा? फिर तुम तो खुद ही मर रहा है, हमको क्या बचाएगा? माने मरने वाला हमको बोल रहा है कि हम तेरे को जिंदगी देंगे, अबे पहले खुद तो बच ले, फिर तो हमको देखेगा। ठीक है, तो सारा ये जो है हम लोग का डिफेंस जो है ये क्रिप्स मिशन फेल हो गया। ठीक है, अच्छा, द प्रपोजल वाज आल्सो क्या नाम है रिजेक्टेड बाय आईएनसी आल्सो, एंड मुस्लिम लीग ने भी रिजेक्ट कर दिया, दोनों रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, थोड़ा जल्दी जा रहा हूं, मुस्लिम लीग ने भी रिजेक्ट कर दिया और इंडिया ने भी रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो मुस्लिम ये हो गया। नाउ 1942 में हमने क्रिप्स मिशन चालू किया। ठीक है, तो इसका रीजन क्या था? सबसे पहला क्या था? फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन फेलियर हो गया, नंबर 1 याद रखना। नंबर 2, बर्थ ऑफ कम्युनल प्रॉब्लम। हमारे यहाँ झगड़ा लग गया हिंदू मुसलमान का, और झगड़ा लगाने वाले आदमी और कोई नहीं थे, तुम्हारे ब्रिटिशर थे, 1 नंबर के। समझ गया ना? क्या जानता है ना ब्रिटिश? मयंक सर और ब्रिटिश का बहुत 36 का आंकड़ा है। ठीक है, तो ये लोग ने ये झमेला लगाया और आज तक ये झमेला चल रहा है। हम लोग इस झमेले के कारण आज तक परेशान है, बिकॉज ऑफ दिस ब्लडी ब्रिटिशर्स। ठीक है, दे आर गुड फॉर नथिंग। ओके, इनके कारण ही हमारा ये इंडिया में इतना प्रॉब्लम है। ठीक है, और पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम क्रिएट करके रखा है इन लोगों ने। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या लगा? जापान पोज्ड अ सीरियस थ्रेट ऑन इंडिया। सबको मालूम है जापान आने वाला है, और हम लोग को पता था हिटलर इज वेरी पावरफुल, जापान इज आल्सो वेरी पावरफुल। अगर जापान इंडिया को कब्जा कर लिया तो इट्स गोइंग टू बी मोर ड्रास्टिक देन द ब्रिटिशर्स। ठीक है, देखो आफ्टर ऑल जो ब्रिटिशर थे ना वो लोग बिजनेसमैन थे, जापानीज लोग बिजनेसमैन भी नहीं थे। ठीक है, ब्रिटिश लोग प्यार से काटता था, ये लोग एक संग ही काट देगा। समझ में आ गया बात को? ये लोग एक संग डिस्ट्रॉय कर देगा हम लोग को। तो जापान वाज तो 3 रीजन था क्विट इंडिया मूवमेंट का: क्रिप्स मिशन का फेलियर, बर्थ ऑफ कम्युनल प्रॉब्लम, एंड जापान पोज्ड अ सीरियस थ्रेट टू इंडिया। तो इंडिया ने क्लियरली बोल दिया, भैया आप इंडिया छोड़िए, हमको आज्ञा दीजिए, तो हमको जो करना हम कर लेंगे। तो हम लोग ने क्विट इंडिया रेजोल्यूशन बोला।